अच्छा, तो शुरू करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ शोल्डर। इवैल्यूएशंस मीन के पता लगाना शोल्डर के बारे में, इवैल्यूएट करना, देखना कि क्या मसला है। ठीक है, तो शोल्डर के मसले के साथ आपके पास एक पेशेंट आ गए, तो उसको आप देखोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करोगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्या आता है? हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, हिस्ट्री मेन चीज़ है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप पेशेंट को देखते हो, उसको आप ऑब्जर्व करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, पालपेट करते हो, टेस्ट परफॉर्म करते हो, काफ़ी कुछ करते हैं ना। मसल टेस्ट भी हो सकती है, जॉइंट टेस्ट भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ शोल्डर में हिस्ट्री आती है। ठीक है, हिस्ट्री से पहले सबसे पहले आपके पास शोल्डर की पेन का बंदा है। शोल्डर का पेन किसी वजह से भी हो सकता है। या तो उस शोल्डर में कोई मसला है, उस रीजन में मसला हो सकता है। उसके अलावा जो है मायोकार्डियम का पेन भी रेफर हो सकता है, सर्विकल रीजन का, डायफ्राम का, ये रेफर्ड पेन हो सकते हैं शोल्डर में। तो आपने पहले चेक करना है, या फिजिशियन ने बता दिया है कि इसको शोल्डर का मसला है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। फिर आप जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करोगे क्या मसला है। ठीक है, तो जब रेफर्ड पेन और ये सब कुछ एक्सक्लूड हो जाए, जब हमें पता चल जाए कि शोल्डर पैथोलॉजी है, तो फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री लेना, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जो है सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि ये सवाल सारे लिखे हुए, ये आप देख लेना कि एल्बो की तरफ पेन जाता है कि नहीं, हाथ की तरफ जाता है कि नहीं, रात को इस तरफ सो सकता है कि नहीं, बाल कंघी कर सकता है, हाथ ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है, शर्ट पहन सकता है। ये सारे जो है ये आप हिस्ट्री में पूछते हो उससे। इससे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो लीजन्स पढ़ेंगे, कॉमन लीजन्स, तो उसमें पता चल जाएगा कि अब स्पेसिफिक हिस्ट्री के साथ पेशेंट आया है तो उसको क्या मसला हो सकता है। एक मसला है तो उसमें क्या हिस्ट्री देगा पेशेंट। ठीक है, जैसे कि इम्पिंजमेंट, अगर लेट सपोज इम्पिंजमेंट हो जाए तो उसमें क्या होगा? वो अपने हाथ को ओवरहेड एक्टिविटी नहीं कर सकेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक हो गया। ईट कंफर्टली भी विद आर्म, ये फ्रोजन शोल्डर में ज़्यादातर हो सकता है। इस तरह के उसे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। इसके बाद हिस्ट्री में सबसे पहले सवाल पूछेंगे, फिर उसके बाद पेन का पूछेंगे कि पेन जो आपको हो रहा है, जिसकी वजह से आप आए हो, वो किस जगह पे है, उसका नेचर कैसा है, वो कब शुरू हुआ, कब होता है, कब नहीं होता। जनरल हेल्थ जो है वो पूछेंगे। तो सवाल पूछ लिए, उसके बाद आते हैं पेन पे। पेन की साइट, नेचर और ऑनसेट पे। सबसे पहले होगा साइट। तो ज़्यादातर जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, आपको पता है शोल्डर वाले रीजन में ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट दूर है। ठीक है, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का पेन जो है ना, वो फिक्स शोल्डर वाली रीजन पे होता है। उसके अलावा जो अगर शोल्डर की पैथोलॉजीज अगर कोई हो, तो उसका पेन जो है बहुत ही कम इस जगह पे फील होता है, जबकि वो ब्रेकियल रीजन पे ज़्यादा फील होता है। ब्रेकियल कहते किससे है? आर्म को कहते हैं, ARM, आर्म। ठीक है, फोर आर्म को क्या कहते हैं? एंटी ब्रेकियम कहते हैं। ये बात वैसे ही जनरल नॉलेज की बता रहा। अच्छा, तो ब्रेकियम में ज़्यादातर पेन फील होता है। सही है। इसके अलावा और जगह पे भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि लेट सपोज आपको मसला है कैप्सूल का, फ्रोजन शोल्डर है, कैप्सूल का मसला है। तो कैप्सूल को जो नर्व सप्लाई कर रही है, लेट सपोज C5 नर्व उसे सप्लाई कर रही है ना। अगर C5 नर्व उसे सप्लाई कर रही है, तो उसका पेन और किधर जा सकता है? जिस और किसी जगह को अगर C5 नर्व सप्लाई करिए, उस जगह पे भी उसका पेन जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने यही बात लिखी हुई है। फिर आता है नेचर ऑफ पेन। नेचर ऑफ पेन में जो है कि पेन जो है उसकी नेचर क्या है, रेस्ट से ज़्यादा होता है या रेस्ट से कम होता है, इसके अलावा कौन सी एक्टिविटीज़ में होता है, कौन सी एक्टिविटीज़ में नहीं होता। तो ये उसका सारा नेचर में आ जाता है, एग्रेवेटिंग ईजिंग फैक्टर, ये सब कुछ। तो ज़्यादातर रेस्ट से पेन रिलीफ हो जाता है, जबकि अगर एक्यूट बर्साइटिस हो तो उसमें रेस्ट में भी कभी कभार पेन होता है। एक ये बात। दूसरी बात, अगर कैप्सूल का पेन हो, कैप्सूल का मसला हो, तो वो रेंज के स्टार्ट में ही पेन शुरू कर देते हैं, जैसे एक्सटर्नल रोटेशन हो गया या एबडक्शन हो गया, लिमिटेशन होती है और पेन होता है। जबकि नन कैप्सूलर पेन हो, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, किसी
स्पेसिफिक एक्टिविटी में एकदम से पेन शुरू होगा। तो जैसे कि ये हो गया, इम्पिंजमेंट हो गई। फिर ऑनसेट ऑफ पेन में क्या होता है? ऑनसेट ऑफ पेन में जो है कि पेन कब शुरू हुआ। ज़्यादातर जो है पेन जो होता है वो बाद में शुरू होता है। क्यों? इसकी रीज़न बताता हूँ। एथलीट्स जो होते हैं उनमें एकदम से पेन शुरू हो सकता है। कैसे हो सकता है? नहीं, एथलीट्स जो है उसको जो है ज़्यादातर ट्रॉमा की वजह से, अगर एथलीट है तो उसको ट्रॉमा में ज़्यादातर शोल्डर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि अगर एथलीट नहीं है बंदा, तो उसको अगर कोई ट्रॉमा हो तो उसमें ज़्यादातर शोल्डर इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है? एक तो ये बात याद रखने की। दूसरा, नॉर्मली कोई बंदा है, उसको उसका उसको कोई शोल्डर का मसला हुआ है, तो शोल्डर का मसला उनको एकदम से नहीं होगा। अगर ट्रॉमा है तो फिर तो एकदम से उनको, अगर शोल्डर उसमें इंजरी हो गई है, लेट सपोज हो गई है, तो उसको एकदम से पेन होगा। लेकिन अगर नहीं हुई, ज़्यादातर कंडीशन देखें इम्पीचमेंट की होती है नॉर्मल बंदे के लिए, या फ्रोजन शोल्डर की होती है। फ्रोजन शोल्डर वक्त के साथ 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 आराम आराम से होता है, तो उसकी ऑनसेट क्या होती है? ग्रेजुअल होती है। इंसीडियस मतलब पता नहीं होता कि कब शुरू हुआ है। इम्पीचमेंट कब इसी तरह होता है, कोई बंदा जिम कर रहा है, उसको इम्पीचमेंट हो रही है, उस टाइम नहीं पता चलता, बाद में थोड़ी देर बाद आराम से शुरू होता है पेन, एकदम से नहीं शुरू होता। अगर कोई एक्यूट बर्साइटिस होगी, एकदम से किसी को इन्फ्लेमेशन होगी बर्सा की, उसका पेन जो है एकदम से होता है। जबकि बाकी सब जो है, ऑलमोस्ट सब जो है, उसकी ऑनसेट ग्रेजुअल होती है। तो हमने सबसे पहले सवाल पूछे कि उसे शोल्डर के बारे में, फिर साइट, नेचर, ऑनसेट कैसी थी उसकी। ठीक है, ऑनसेट से हमें पता चल जाएगा ग्रेजुअल हो सकता है या एकदम से हो सकती है। इसके अलावा जनरल हेल्थ में हम उसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, उसमें रेफर्ड पेन के बारे में पूछने की कोशिश करते, हो सकता है रेफर्ड पेन आ सकता है इधर। ठीक है, तो उसे हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए तो उसकी वजह से रेफर्ड पेन आ सकता है, विसरल ऑर्गन्स की वजह से रेफर्ड पेन हो सकता है, जैसे इधर इन एग्जांपल दी हुई है, ये उसे पूछना बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो है फिजिकल एग्जामिनेशन जब कर रहे होते हैं उसके वक्त ऑब्जर्व करते हैं हम उसकी रिस्पायरेटरी मूवमेंट को, डायफ्राम के मसले की वजह से रेफर्ड पेन हो सकता है। इसके अलावा जो है न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स को से पूछते हैं। न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स अगर हो, सर्विकल स्टेनोसिस हो या ऐसा कोई सर्विकल रेडिकुलोपैथी हो, तो उसका पेन जो है जा सकता है हाथों की तरफ और शोल्डर की तरफ। ठीक है, वर्टिब्रल इंसफिशिएंसी में हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑब्जर्वेशन होती है, इंस्पेक्शन होती है और बाकी आगे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट आया, अब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले। तो ऑब्जर्वेशन में हम जो है उसका क्वाड्रेंट देखेंगे, अपर क्वाड्रेंट क्या होता है? एक आगे की तरफ नेक फ्लेक्सर्स होते हैं, पीछे की तरफ नेक एक्सटेंसर होते हैं। इसी तरह थोरैक्स वाली रीजन पे भी फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर होते हैं ना, तो ये एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जिसे कहते हैं या अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते हैं, वो इसी से होता है। तो हमने चेक करना है कि उसका पोस्चर कैसा है, उसकी शोल्डर कैसा है, शोल्डर ग्रिडल की पोजीशन, हेड नेक देखना है, थोरैसिक स्पाइन देखना है, सॉफ्ट टिश्यूज देखने हैं। ठीक है, उस रीजन पे शोल्डर आगे की तरफ पीछे की तरफ तो नहीं गया, नेक आगे पीछे तो नहीं गई, ज़्यादा लोडोसिस तो नहीं, सर्विकल लोडोसिस, ये सब कुछ इसमें आता है। इसके अलावा उसकी आर्म की पोजीशन चेक करें। जैसे कि फ्रोजन शोल्डर, उसमें हाथ उसने नज़दीक पकड़ा होता है, उसको मूवमेंट करने को नहीं देता क्योंकि उसे दर्द होता है जब मूवमेंट करेगा। इस तरह फंक्शन जो है, उसको फंक्शन देखना है कि वो अगर लेट सपोज उधर वो शर्ट उतार के दिखाता है, तो उसको फंक्शन करते हुए देखें कि वो शर्ट कैसे उतार रहा है। उसके लिए आसान है शर्ट उतारना, नहीं है उतारना आसान, अगर उतारता है तो किस तरीके से उतारता है। कोई मसल अगर वीकनेस हो तो किसी और तरीके से मूवमेंट करेगा, हाथ की कंपेंसेटरी मूवमेंट करेगा। साथ ही साथ पेशेंट कैसे एटीट्यूड दिखाता है उस टाइम जब वो काम कर रहा होता है, उसे दर्द होता है कि नहीं होता, ये चीज़ें देखनी है ऑब्जर्वेशन में। इसके बाद आता है इंस्पेक्शन। अच्छा, फिर आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क है? ऑब्जर्वेशन में ही फ़र्क है, उसमें आप जनरलाइज देखते हो, आप थ्रू आउट देखते हो, पूरा का पूरा देखते हो एक बॉडी को। ठीक है, इंस्पेक्शन में आप स्पेसिफिक जगह को इंस्पेक्ट करते हो, स्पेसिफिक जगह को देखते हो, जैसे कि आप सर्विकल स्पाइन को देख रहे हो। ऑब्जर्वेशन में आप थ्रू आउट उस जगह को देखते हो, सर्विकल स्पाइन के साथ साथ शोल्डर और सब कुछ एक साथ उसको देखते हो ना, पोस्चर को। अच्छा, तो इंस्पेक्शन में हम दो चीज़ों की इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। साथ ही साथ दूसरा हम करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ की, और तीसरा स्किन की, स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ की, और साथ ही साथ
स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो है स्पाइनल कर्व्स देखते हैं, जो मैंने बात की थी। उसके अलावा शोल्डर की हाइट देखते हैं। शोल्डर ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ पता चलता है। बोनी रिलेशनशिप्स देखते हैं। बोनी रिलेशनशिप्स जैसे कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट्स दोनों चेक करते हैं कि उसमें कोई मसला तो नहीं है, ऊपर तो नहीं निकला हुआ। क्लेविकल सबलक्सेशन भी हो सकती है, ठीक है, वो जो ऊपर निकल जाता है, क्लेविकल सेपरेशन जो थी। उसके अलावा एक्रोमियन टू ग्रेटर ट्यूबरकल डिस्टेंस भी चेक करते हैं। एक्रोमियन मैंने आपको कहा था शोल्डर के साइड पे जो बाहर की तरफ निकला होता है वो, और ग्रेटर ट्यूबरकल के दरमियान डिस्टेंस देखते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस हो तो मतलब लूज है, इसका जॉइंट लूज है, सबलक्सेशन हुई है, जिसकी वजह से ही दूर है। तो ये हो सकता है। इसके अलावा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को भी चेक करते हैं, ठीक है। आपने देख लिया ये चीज़ें। इसके अलावा स्कैपुला को चेक करेंगे। स्कैपुला में विंगिंग ज़्यादातर होती है। विंगिंग की रीजंस है एक होता है सूडो विंगिंग, ठीक है। सूडो विंगिंग में ये होता है कहीं और जगह पे मसला है जिसकी वजह से स्कैपुला विंग नज़र आ रहा है, जबकि स्कैपुला की विंगिंग में इन्वॉल्व चीज़ क्या होनी चाहिए। एक तो अच्छा, विंगिंग क्या होता है, बाहर की तरफ स्कैपुला निकला होता है। वो कैसे निकलता है, इसको एक मसल लगा होता है नीचे स्कैपुला के इन्फीरियर एंगल पे, जिसको कहते हैं सेरेटस एंटीरियर। वो इसे जोड़े रखता है थोरैक्स के नज़दीक। अगर वो वीक हो जाए या उसको जो नर्व सप्लाई करती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व वो डैमेज हो जाए तो विंगिंग हो सकती है। इसके अलावा ये कॉमन भी हो सकता है, जैसे कि स्विमर्स हो गए, उनमें कॉमन हो सकता है, ठीक है। मसल इन्वॉल्व हो सकता है, नर्व का मसला हो सकता है, या कॉमनली भी हो सकता है जैसे वो स्विमर्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है सूडो विंगिंग, जिसमें ये मसले ना हो, मतलब ना मसल इन्वॉल्वमेंट हो, ना लॉन्ग थोरैसिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो जिसकी वजह से विंगिंग हुई हो, जबकि कोई और मसला हो, जैसे कि स्कोलियोसिस हो तो एक साइड पे स्पाइन वो डिफ्लेक्ट हुआ होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से एक साइड विंगिंग हुई होती है स्कैपुला की। तो तो ऐसे विंगिंग को सूडो विंगिंग कहते हैं, फॉल्स विंग। सूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। तो इधर इन्होंने ये लिखा है स्कैपुला चेक करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे ह्यूमरस को। ह्यूमरस अंदर की तरफ तो रोटेट नहीं हुआ, बाहर की तरफ तो ज़्यादा रोटेट नहीं हुआ। इसके अलावा स्टेप डिफॉर्मिटीज ओवर शोल्डर, मतलब ये एक्रोमियोक्लेविकुलर हो गया, शोल्डर के ऊपर जो जगह है, जैसे कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जिसमें क्लेविकल जो है सुपीरियर टू एक्रोमियन प्रोसेस लाई कर रहा हो। इस तरह डेल्टॉइड फ्लैट हुआ हो, डेल्टॉइड जो मसल है वो फ्लैट हुआ, उसकी दो रीजंस हो सकती है, तो वो बिल्कुल एट्रोफी हो गई है, या एंटीरियर डिसलोकेशन हो गई है शोल्डर की। इन दो केसेस में जो है ये फ्लैट नज़र आएगा। सही हो गया। इसके अलावा ट्रैक्शन अप्लाई करने से अगर फ्लैट हो जाए ये जगह, इधर अंदर की तरफ चली जाए ये जगह, एक्रोमियन के नीचे वाली जगह अंदर की तरफ स्किन चली जाए, तो इसको कहते हैं सल्कस साइन। ये क्या डिनोट करता है कि इस जगह पे सबलक्सेशन हुई है, इधर का कैप्सूल लिगामेंट्स लेक्स है, इधर के मसल्स ठीक है, मसल्स ठीक हो सकते हैं लेकिन कैप्सूल और वो लेक्स हो सकता है, तो ये सल्कस साइन शो करता है, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर क्रॉस सिंड्रोम, जिसको अपर क्रॉस सिंड्रोम भी कहते हैं, टेक्स नेक सिंड्रोम भी कहते हैं, काफ़ी नेम्स है इसके। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये देख ले एलिवेशन होती है स्कैपुला की, शोल्डर्स की प्रोटेक्शन भी हुई होती है, प्रोटेक्शन आगे की तरफ गई होती है, और हेड फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी होता है, ठीक है इसमें। तो ये जो है ये कंडीशन भी हो सकती है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन में मैंने कहा था स्ट्रक्चर्स चेक करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर्स में हमने ये बोन्स वगैरह और बोन के रिलेटेड सब कुछ देख लिया। सही हो गया। इसके बाद सॉफ्ट टिश्यूज़ देखते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ में जो है, सॉफ्ट टिश्यूज़ में मसल्स हो गए, बरसा हो गई, ये चीज़ें सॉफ्ट टिश्यूज़ में आती है ना। तो उसको देखें कि बरसा का कोई मसला या जॉइंट एफ्यूजन या इस तरह मसल एट्रोफी तो नहीं हुई हुई। सही हो गया। इसके अलावा स्किन, स्किन में आप क्या चेक करोगे, स्किन का कलर, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब ड्राई तो नहीं है स्किन, सही है, नॉर्मल है, मॉइस्चर का नहीं। टेक्सचर चेक करोगे स्किन की, और इसके अलावा स्कार्स और ब्लेमिशेस, ठीक है। तो ये चीज़ें इंस्पेक्शन में आती है। सही हो गया। इसके बाद जो है सर्विकल स्क्रीनिंग आती है, ठीक है। पहले हमने सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन, उसके बाद इंस्पेक्ट करते हैं हर एक जगह को। इंस्पेक्शन में क्या क्या देखा, इंस्पेक्शन में सबसे पहले स्ट्रक्चर्स देखे, किधर गया, स्ट्रक्चर्स देखे, फिर उसके बाद सॉफ्ट टिश्यूज देखे, स्किन देखी।
अब ऑब्जर्वेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, इसके बाद आता है सर्विकल स्क्रीनिंग, कि सर्विकल की वजह से तो मसला नहीं आ रहा। तो सर्विकल की रेंज ऑफ मोशंस चेक करते हैं, सबसे पहले एक्टिव, फिर उसके बाद पैसिव। एक्टिव से हमें मसल्स के बारे में ज़्यादा पता चलता है, पैसिव से हमें जॉइंट्स के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्वाड्रेंट कंप्रेशन टेस्ट्स, इससे हमें नर्व्स के बारे में भी पता चल सकता है और जॉइंट के बारे में भी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें सर्विकल को रूल आउट करने के लिए हम करते हैं कि सर्विकल से तो मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर इसके बाद फंक्शनल मूवमेंट्स होती है। फंक्शनल मूवमेंट्स जो है ये शोल्डर की होती है। शोल्डर की फंक्शनल मूवमेंट्स को कहते हैं फंक्शनल। एक होती है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, एक होती है फंक्शनल मूवमेंट्स। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये होगी। फंक्शनल जो है, जो हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करते हैं ना तो उसमें जो मूवमेंट्स होती है, जैसे कपड़े पहनना, कंघी करना, खाना खाना, इसमें जो मूवमेंट्स परफॉर्म होती है इनको फंक्शनल मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल मूवमेंट से जो है हम हमें जॉइंट मोबिलिटी का पता चल, जब आप एक मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है तो मोबिलिटी का पता चल जाता है। मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मूवमेंट के लिए आपको मसल चाहिए होगा, साथ ही साथ विलिंगनेस टू मूव, कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा। दर्द होगा तो मूव ही नहीं करेगा, वो विलिंग ही नहीं होगा, मूवमेंट के लिए कर सकता होगा लेकिन दर्द की वजह से नहीं करेगा। तो इसमें तीन बेसिक मूवमेंट्स जो हम उस पर करते हैं, फंक्शनल मूवमेंट्स। एक पेशेंट आपके पास आया है ना, आपने उसकी फंक्शनल मूवमेंट्स चेक करनी है, तो आप उस पर तीन मूवमेंट्स कराओ। एक, हैंड बिहाइंड नेक, उसके दोनों हाथ नेक के पीछे लेकर जाइए। आप दोनों हाथ नेक के पीछे लेकर जाएंगे तो आपके ग्लिनोह्यूमरल में एलिवेशन होगी, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन होगी, स्कैपुलर रोटेशन होगी, ये मूवमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होगी। तो ये काफ़ी एक्टिविटीज़ में, जैसे इधर इन्होंने एक्टिविटीज़ लिखी हुई, देख लें कौन सी एक्टिविटीज़ में काम होता है। हैंड्स टू अपोजिट शोल्डर, ये वाली मूवमेंट आप उसे करा के चेक करें। साथ ही साथ हैंड्स बिहाइंड बैक, तो ये मूवमेंट जो है इससे आपको पता चल जाएगा इसकी कौन कौन सी एडियल्स भी अफेक्ट हुई हुई है और इसमें क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इससे काफ़ी कुछ पता चल सकता है। इसके अलावा अगर और आपको चेक करना करना चाहे तो उसकी ईटिंग, उसके के खाना खा कैसे खाओगे, ड्रेसिंग कैसे करोगे, ये सब कुछ जो है इससे आपको उसके फंक्शनल मूवमेंट्स का पता चलता है कि वो कितनी फंक्शनल मूवमेंट्स कर सकता है। नहीं तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, उसके बाद सर्विकल स्क्रीनिंग की, उसके बाद फिर हम चले गए शोल्डर पे। शोल्डर पे हमने फंक्शनल मूवमेंट्स की। फंक्शनल के बाद जो है ना, अब एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स आती है। ठीक है, जो कि जॉइंट टेस्ट्स में भी आ सकती है। तो जॉइंट टेस्ट्स में अब देखते हैं, इसमें जो है तीन मूवमेंट्स आती है जॉइंट टेस्ट में। सबसे पहले एक तो एक्टिवली जब आप काम करते हो ना, एक्टिवली मूवमेंट करते हो, तो उसमें भी जॉइंट में आपकी मूवमेंट हो रही होती है। आप एक मूवमेंट पैसिवली भी उस जॉइंट पे परफॉर्म कर सकते हो। एक होती है जॉइंट प्ले मूवमेंट, पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट, आप वो भी चेक कर सकते हो। फ़र्क क्या है इनमें? एक्टिव में एक्टिव फिजियोलॉजिकल जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, ये चीज़ें एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है। पैसिवली वही मूवमेंट आप पैसिवली परफॉर्म करो। ठीक है, आप पे कोई परफॉर्म करे। इसके अलावा जॉइंट प्ले मूवमेंट, जो कि हम खुद अगर हम जॉइंट प्ले करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। जॉइंट प्ले मूवमेंट कौन सी होती है? जो कि जॉइंट के अंदर हो रही हो, जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट हो रही हो तो जॉइंट प्ले मूवमेंट कहते हैं। जैसे ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, ये जो है जॉइंट प्ले मूवमेंट्स है। ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ये सारी जॉइंट प्ले मूवमेंट्स है। हम नॉर्मली एक्टिव मूवमेंट कर रहे होते तो उसमें भी अंदर जॉइंट के मूवमेंट हो रही होती है, उसको जॉइंट प्ले मूवमेंट कहते हैं। लेकिन हम उसको अलग नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते। मतलब लेट सपोज मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, जॉइंट मेरा रोल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्पिन कर रहा है, ठीक है, चलो स्पिन कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा हूँ, स्पिन कर रहा है, अगर मैं सिर्फ स्पिन करना चाहूँ, फ्लेक्शन ना करना चाहूँ, ये मैं नहीं कर सकता। जबकि पैसिवली अगर कोई मुझ पे करे तो वो कर सकता है स्पिन जॉइंट को मेरे, सही है, ग्लाइड कर सकता है वो मेरे जॉइंट को। तो ये चीज़ें हम उस पर टेस्ट करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें रेंज ऑफ मोशन एक तो पता भी चलता है और नोट भी करना चाहिए। सबसे पहले नोट करना चाहिए रेंज ऑफ मोशन, एक्टिवली भी पैसिवली भी कितनी रेंज ऑफ मोशन है, और जॉइंट प्ले मूवमेंट में भी कितनी रेंज ऑफ मोशन है। क्वालिटी कैसी है मूवमेंट की, स्मूथली हो रही है, एक्टिवली वो स्मूथली कर रहा है कि नहीं, वो झटके झटके से कर रहा है, या ट्रेमलिंग हो रही है, कुछ और हो रहा है। इसके अलावा पेन रेंज की कौन से कौन सी रेंज में पेन हो से, एक होता है पेनफुल आर्क, वो अलग सीन है, चलो उसे छोड़े। इस तरह एंड फील भी इसमें चेक करना होता है।
और स्पाज़म इसको एकदम से होता है कि नहीं होता, किसी ऐसे मूवमेंट में स्पाज़म एकदम से शुरू हो गया तो मतलब इस मूवमेंट में कोई मसला है जिसकी वजह से मसल इसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मिलेगी। तो इन चीज़ों को इसमें देखना होता है। तो ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सर्विकल स्क्रीनिंग करेंगे, फिर फंक्शनल मूवमेंट्स चेक करेंगे, फिर आता है जॉइंट टेस्ट। जॉइंट टेस्ट में इन चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, जॉइंट टेस्ट में 3 मूवमेंट्स मैंने बताई थी, अब तीनों के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, फिजियोलॉजिकल मतलब नेचुरली जो हो रही होती है बॉडी में। एक्टिवली मतलब हम एक्टिव मसल्स के थ्रू जो नेचुरल मूवमेंट करते हैं, जैसे क्या होगी, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, स्कैपुला पे जो हम करते हैं, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, सरकमडक्शन होगी, डिप्रेशन होगी। ये सारी मूवमेंट्स एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स कहलाती है, ठीक है, जो कि एक्टिवली बंदा करे। तो आप ये सारी मूवमेंट्स उस पर परफॉर्म करोगे। उसके इन्होंने ये लिखा हुआ है प्रैक्टिकल के कैसे करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल में आप खुद ही देख लेना, ठीक है। इसके बाद ओवर प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। ओवर प्रेशर के साथ देखेंगे कि एंड रेंज में इसको पेन होता है कि नहीं होता, सही है। और साथ ही साथ एंड फील भी ओवर प्रेशर से पता चल सकती है। तो इसके बाद फिर आता है पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स। एक होता है एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जिसमें पेशेंट खुद कर रहा है। फिर जॉइंट टेस्ट में जो है पैसिव मूवमेंट्स, ठीक है। पैसिव मूवमेंट्स में आपने देख लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स है, एबडक्शन, ये सारी जो है इसमें ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है कि क्या क्या मसला हो सकता है, इनमें कोई मसला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कैप्सुलर पैटर्न इन्होंने लिखा हुआ है जो कि लेटरल रोटेशन है, एबडक्शन और मीडियल रोटेशन। सबसे ज़्यादा जॉइंट कौन सी पोजीशन में टाइट होगा, लेटरल रोटेशन में, एक्सटर्नल रोटेशन में। दूसरा उसका क्या होगा, एबडक्शन में टाइट होगा। और सबसे कम टाइट किस में होगा, इंटरनल रोटेशन में, ठीक है। तो ये इसका कैप्सुलर पैटर्न है। हर एक जॉइंट का अपना कैप्सुलर पैटर्न होता है। और लास्ट में जॉइंट प्ले मूवमेंट्स उस पर करेंगे, ठीक है। तो जॉइंट प्ले में शोल्डर पे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है। तो आप ये ग्लाइड्स इस पे परफॉर्म कर सकते हो। पहले तो ये ओपन पैक पोजीशन में आपने जाना। ओपन पैक पोजीशन शोल्डर की देख ले, 70 डिग्री जो है एबडक्शन है और 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। इसमें जॉइंट ओपन पैक पोजीशन में जाता है, लूज हो जाता है। तो इस लूज पोजीशन में आप इस पे आराम से जॉइंट प्ले कर सकते हैं। तो वो आपने चेक करना है, ठीक है, कि जॉइंट प्ले कितना है। इसके अलावा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट प्ले विद एक्टिव मूवमेंट, मतलब मोबिलाइजेशन विद एक्टिव मूवमेंट भी इसे कहते हैं, जो कि मुलिगन के कंसेप्ट है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो है नॉर्मल बॉडी में जो होती है ना मूवमेंट, उसमें क्या होता है, जैसे वो हमने पढ़ा था मसल का फोर्स कपल होता है, फोर्स कपल जो था मसल फोर्स कपल, उसमें एक मूवमेंट एक मसल कर रहा है जबकि उसी साथ जो है दूसरा मसल दूसरी मूवमेंट कर रहा है। तो इसमें भी हम वही करने की कोशिश करते हैं, टू करेक्ट अ बोनी पोजिशनल फॉल्ट जिसकी वजह से मसला आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये करें, मोबिलाइजेशन भी करें और साथ ही उस बंदे के एक्टिव मूवमेंट करो, जैसे कि ग्लिनह्यूमरल जॉइंट पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एबडक्शन कर रहे हैं और इसको ए पी ग्लाइड दे रहे हैं, साथ ए पी की तरफ जोर दे, आगे से पीछे की तरफ जोर दे रहे हैं, उसके कह रहे हैं एबडक्शन करो। इससे अगर रेंज इंक्रीज हो रही है और पेन कम हो रहा है, तो ये दो पॉजिटिव टेस्ट है। मतलब इसको ये मसला है, मतलब इसका जो है नॉर्मली नीचे की तरफ जाना चाहिए रोटेटर कफ से। ये जो हेड है ह्यूमरल हेड को नीचे की तरफ ग्लाइड करना चाहिए। ये अगर ग्लाइड नीचे की तरफ नहीं होगा तो ऊपर इम्पिंजमेंट का करेगा जिसकी वजह से पेन होगा। अगर हम खुद ही हाथों से अगर इसको नीचे की तरफ जोर दे, एंटीरो पोस्टीरियर वो करे और उसके बाद अबडक्शन करे, उसका पेन कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको रोटेटर कफ में वीकनेस है, इसको दर्द तभी हो रही है। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब इससे पॉजिटिव हम फाइंडिंग्स आ जाएगी कि इसको क्या मसला है। तो इन्होंने मीडियल रोटेशन का भी लिखा हुआ है। मीडियल रोटेशन का जो इन्होंने लिखा हुआ है, कह रहे पेशेंट इस तरफ बैठ जाएगा, ठीक है, इस पोजीशन में बैठ गया, उसके इधर हाथ से नीचे की तरफ कॉर्डल ग्लाइड दे रहे हैं, नीचे की तरफ जोर दे रहे हैं, ताकि इधर जो ट्यूबरोसिटी होती है, जब मीडियल रोटेशन करते हैं ना, ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एक्रोमियन प्रोसेस के साथ टच होती है, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। तो इसको जब नीचे की तरफ जोर देंगे तो ट्यूबरोसिटी टच नहीं होगी। उसके बाद कहते हैं मीडियल रोटेशन करो, अगर वो कर सक रहा है, पेन उसका कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट है। इसका मतलब है इसको ये मसला है, ट्यूबरोसिटी का टच हो रहा है जिसको इम्पिंजमेंट हो रही है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो ये दो इन्होंने इसमें लिखी हुई है। दोनों हाथों की आपने चेक करनी है, जब भी कोई चीज़ चेक करोगे दोनों हाथों पे चेक करनी है कि एक में ज़्यादा मसला है, एक में कम मसला है, इससे हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है। सही हो गया। तो
इसके अलावा इन जॉइंट्स पे भी पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट्स चेक करनी चाहिए। सही हो गया। इसी के साथ जो है ये जॉइंट प्ले जो है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है मसल टेस्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन की, इंस्पेक्शन के बाद सर्विकल स्क्रीनिंग की, फंक्शनल मूवमेंट्स किए, फिर जॉइंट भी हमने एक्सक्लूड कर लिया, जॉइंट में कोई मसला है कि नहीं। ठीक है, जॉइंट के लिए 3 वो चीज़ें करते हैं, 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, और होता है जॉइंट प्ले मूवमेंट। जॉइंट प्ले में भी 2 टाइप्स है, एक विद एक्टिव मूवमेंट और एक पैसिवली है। ठीक है, अब आता है मसल टेस्ट। ठीक है, मसल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हमारे पास आ सकते हैं? मसल क्या क्या कर सकता है? स्ट्रेंथ, सबसे पहले मसल की हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सही है, मसल की स्ट्रेंथ हो गई, मसल का कंट्रोल हो गया, मसल की लेंथ, मसल की आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन और इसके स्पेशल टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स, ये जो है इसे पता चलता है कि मसल, अगर मसल को किसी को टेस्ट करना हो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक का मतलब सेम लेंथ, मसल अपनी जगह मतलब जॉइंट एक ही जगह पे रुका हुआ है लेकिन मसल से हम जोर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं फ्लेक्शन करना चाह रहा हूँ लेकिन मैंने एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं फ्लेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर सक रहा, लेकिन मसल तो एक्टिव है, तो इससे मसल का पता चल सकता है हमें। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि हर एक मसल की अपना अपना फंक्शन होता है, जैसे इंटरनल रोटेशन सबस्कैपुलरिस करता है, तो हम अगर इंटरनल रोटेशन को रेजिस्ट करेंगे आइसोमेट्रिकली तो हमें सबस्कैपुलरिस के बारे में पता चल सकता है। इस तरह हर एक मसल का लिखा हुआ है, देख ले, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ की ग्रेड्स होती है, 5 ग्रेड्स होती है, तो उसके थ्रू हम मसल स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं हर एक मसल की। ठीक हो गया। इसके अलावा मसल कंट्रोल, जब आप किसी बंदे से कोई एक्टिविटी करा करा करवा रहे होते हैं तो देखते हो मसल कैसे यूज़ कर रहा है एक्टिविटी करते हुए। एक्टिविटी जब वो कर रहा है, लेट सपोज मैं शोल्डर फ्लेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो फ्लेक्शन में सही से कर रहा हूँ, मसल उसमें सही से यूज़ हो रहा है, कंपनसेटरी मूवमेंट कर रहा हूँ, जर्की मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ चेक करना होता है। बहुत से लोगों में जो है ये मसल के मसले आ सकते हैं, मसल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो इन्होंने टेस्ट लिखे, सबसे पहले स्लो पुशअप फ्रॉम प्रोन पोजीशन, इसमें मसल वीकनेस का पता चल सकता है। ये देखिए क्या क्या पता चल सकता है, इसमें इतना नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, सिंपल बातें ये आप खुद ही समझ जाएंगे। इसके अलावा सिंक्रोनस मोशंस, आप दोनों हाथों पे एक साथ उसे मूवमेंट करवाते हो, स्पेसिफिक मूवमेंट्स, और देखते हो। सबसे पहले देखो कौन सा कराते हैं, आइडेंटिकल मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर कम्प्लेक्स बायलैटरली, कौन कौन सी कराते हैं? एबडक्ट टू 90 डिग्री, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करवाते हैं, जब वो हाथ एबडक्शन में चले जाते हैं एक्सटेंड करवाते हैं, फिर उसके बाद एक्सटर्नली रोटेट करवाते हैं, फिर उसके बाद उसे कहते हैं वापस नीचे हाथ ले आओ। तो उसके वक्त जब नीचे ला रहा होता है उस टाइम रोटेटर कफ काफ़ी काम कर रहा होता है, वो उसको स्टेबलाइज रखने की कोशिश करता है। तो बाज़ लोगों में वीकनेस होती है, बाज़ लोगों के मसल्स वीक होते हैं, बाज़ के एलिवेशन हुई होती है एक साइड की, एक साइड आराम से नीचे उतर जाता है, एक साइड स्मूथली नहीं उतरता, एकदम से गिर जाता है। तो काफ़ी कुछ हमें पता चल सकता है। ठीक है, जैसे कि एलिवेशन ऑफ वन शोल्डर, मसल फेसिकुलेशन, वीक मसल जो होते हैं ना, उसमें आपको बाज फाइबर देखते हैं कंट्रैक्ट हो रही होती है, बाज नहीं हो रही होती है, उसे फेसिकुलेशन कहते हैं। इसके अलावा ऑसिलेशन मूवमेंट्स ऑफ स्कैपुला, इनेबिलिटी टू फिक्सेट स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला जब फिक्स नहीं कर सकेगा, मसल उसके रोक नहीं सकेगा, तो मूवमेंट होगी स्कैपुला पे। ये सब देख ले। ठीक है, इसके अलावा मसल लेंथ चेक करते हैं कि कितना शॉर्ट तो नहीं हुआ, बाद मसल शॉर्ट हो जाते, जैसे कि अपर क्रॉस सिंड्रोम हो गया या फॉरवर्ड शोल्डर जो था, तो उसमें बाज मसल टाइट हो जाती है, बाज वीक हो जाती है और लेंथन हो जाती है, तो ये चीज़ चेक करनी है। सही हो गया। द ग्लिनोइमरल लेटरल रोटेटर्स, टीरिस मेजर, द स्केलीन, लेवेटर स्केपुली, स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड, पेक्टोरियस मेजर माइनर, ये सब मसल जो है ना ये सारे टाइट हो सकते हैं। लेटिसिमस डोर्साई, अपर ट्रेपीजियस, तो इनको चेक करना है। इसके अलावा मसल बल्क चेक करना है कि दोनों साइड पे बराबर है कि नहीं, और कितना है कितना नहीं है, एट्रोफी तो नहीं हुई हुई। तो ये चीज़ें जो है मसल बल्क में आती है। तो मसल में हमने क्या क्या किया मसल टेस्ट में? सबसे पहले आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन की, मसल स्ट्रेंथ चेक की, मसल कंट्रोल चेक किया, उसके बाद उसकी लेंथ चेक की, और लास्ट में मसल बल्क, उसे छोड़ दो, मसल बल्क सिंपल है। अच्छा, तो हमारा क्या क्या हो गया? इंस्पेक्शन होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सर्विकल स्क्रीनिंग, उस फंक्शनल मूवमेंट,
उसके बाद जॉइंट टेस्ट करवाए, फिर उसके बाद मसल टेस्ट करवाए। अब मसल टेस्ट के बाद आते हैं न्यूरोमस्कुलर टेस्ट, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर टेस्ट क्या होती है? हर मसल को एक नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, मोटर सप्लाई। तो हम वो चेक करेंगे वो मोटर सप्लाई की इंटेग्रिटी, ठीक है। मसल और नर्वस सिस्टम के बीच जो इंटेग्रिटी है उसको चेक करते हैं। कोई नर्व तो इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से मसल काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इसमें होता है। ज़्यादातर जब एंटीरियर ह्यूमरल डिस्लोकेशन होती है या सर्विकल नर्व रूट इम्पिंजमेंट होती है, उसके बाद जो है नर्व डैमेज हो सकती है। एंटीरियर ह्यूमरल डिस्लोकेशन जब होती है तो उसमें एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है। और भी नर्व इसमें हो सकता है डैमेज हो। तो इन चीज़ों के बाद ये टेस्ट लाजिम हो जाते हैं करना, ताकि हमें पता चल सके। तो न्यूरोमस्कुलर के साथ साथ डर्माटोम्स भी हम चेक करते हैं, सही है। डर्माटोम्स चेक करते हैं, मायोटोम्स चेक करते हैं इसमें, और रिफ्लेक्स टेस्टिंग की इन्होंने नीचे पिक्चर्स भी दी होगी, वो आप देख लेना। अच्छा, तो रिफ्लेक्स टेस्टिंग में C5 C6 नर्व जो है उसको चेक करने के लिए हम बाइसेप पे वो करते हैं, वो मारते हैं। इसमें होगी पिक्चर, सब मैं दिखा देता हूँ। इसमें पिक्चर इन्होंने किधर दी? ये देखिए C5 C6 की रिफ्लेक्स टेस्टिंग है, और ये C7 की है, ठीक है। तो C7 ट्राइसेप के लिए। तो इस तरह न्यूरोमस्कुलर टेस्ट भी ख़त्म हो गए। डर्माटोम्स चेक किए, मायोटोम्स चेक किए, और रिफ्लेक्स चेक किए। इसके अलावा न्यूरल टेंशन टेस्ट भी है, जिसको अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट कहते हैं। ULTT 1, 2 और 3 है। ULTT 1 जो है वो किसके लिए है? वो है मीडियन नर्व के लिए, ठीक है। ULTT 2 जो है वो भी मीडियन नर्व के लिए। ULTT 3 जो है वो रेडियल नर्व के लिए। तो इसके ये प्रैक्टिकल्स है। ये अब मैं बातों में समझाना मुश्किल होगा, तो ये आप लोग खुद देख लें। ये पिक्चर्स भी इसकी दी हुई है। फिर जो आता है पल्पेशन। तो हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की, फिर इंस्पेक्शन की, फिर उसके बाद सर्विकल स्क्रीनिंग की, उसके बाद हमने किया सर्विकल स्क्रीनिंग के बाद किया फंक्शनल एक्टिविटीज़, उसके बाद जॉइंट टेस्ट किए, फिर मसल टेस्ट किए, फिर न्यूरोमस्कुलर टेस्ट किए। अब न्यूरोमस्कुलर टेस्ट के बाद जो है क्या करते हैं? पल्पेशन पे आती है, सही है। पल्पेशन में जो है क्या क्या चेक करेंगे? स्किन चेक करेंगे, सॉफ्ट टिश्यूज चेक करेंगे, बोन्स चेक करेंगे। ये चीज़ें पल्पेशंस में चेक करते हैं। ये ज़्यादातर जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट या कोई डॉक्टर हो तो वो जो है जब वो पेशेंट आता है उसको जब इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम भी पल्पेशन वो लोग परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसके साथ भी आसान है, या अगर बाद में करना चाहे तब भी हो सकता है। तो इसमें स्किन में ये चीज़ें चेक करते हैं, देख ले टेम्परेचर, मॉइस्चर, मोबिलिटी ऑफ स्किन, टेंडरनेस। सॉफ्ट टिश्यूज़ में जो है मोबिलिटी चेक करते हैं, टोन चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी मसल्स वगैरह की, ठीक है। स्वेलिंग चेक करते हैं, टेंडरनेस चेक करते हैं। बोन्स में जो है रिलेशनशिप्स, वही जो ऊपर हमने देखा था, जो रिलेशनशिप देख रहे थे इंस्पेक्शन में, वही वाली। इसके अलावा टेंडरनेस भी चेक करते हैं, ठीक हो गया। और बनी कंटोर्स मतलब उसकी शेप कैसी आई हुई है, मतलब कैसे नज़र आ रहा है, बोन की वजह से एक स्ट्रक्चर कैसे नज़र आ रहा है। इसके बाद आते हैं स्पेशल टेस्ट्स। तो ये शोल्डर रिलेटेड स्पेशल टेस्ट है, ठीक है। तो हर एक टेस्ट एक डिजीज़ को आइडेंटिफाई या एक एबनॉर्मलिटी या डिफॉर्मिटी को वो करने के लिए होता है, डायग्नोस करने के लिए होता है, ठीक है। तो हर एक टेस्ट है, हर एक का अपना फंक्शन है। क्वाड्रेंट टेस्ट, ये सारे ये टेस्ट जो है ये तो याद करने के हैं, तो ये आप लोग देख लेना। मे बी आप लोगों को पता भी है इसमें ज़्यादा टेस्ट। थोरेसिक आउटलेट भी, इसके अलावा मिसलेनियस टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। मतलब शोल्डर के अलावा शोल्डर के साथ और रीजन्स भी है जिसकी वजह से मसला आ सकता है, तो उन और रीजन्स के भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और ये एंसिलरी टेस्ट एक्स्ट्रा टेस्ट्स हैं जिसमें हम ये जैसे कि इंड्योरेंस पावर का चेक करते हैं। इसके अलावा जो है आइसोकाइनेटिक टेस्टिंग करती है, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होगी। और इसी के साथ जो है ये वाले चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। स्पेशल टेस्ट में नहीं करा रहा क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल है, तो ये आप लोग देख लेना।